तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज दिया गया है, अगर आपको सिर्फ परसेंटेज दिया गया है तो उसका मतलब यही होता है वेट बाय वॉल्यूम। नाउ इन दिस केस इट्स वेरी सिंपल। देखो, अगर आपको 3.6 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, 3.6 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आएगा, है ना? यस, नो, राइट। एंड आपके पास है 3.6 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अगर आपके पास 3.6 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है जिसका कि मोलिकुलर वेट जो है वो 180 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 3.6 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आपको निकालना क्या, आपको निकालना मोलारिटी है। मोलारिटी इज N बाई V। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। N का वैल्यू आएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 180 एंड V का वैल्यू जो है, बिकॉज दिस इज इन ml we have to convert this into liters। तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, राइट। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 0.02। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आपका आ जाएगा 0.2 मोलर। ठीक है, एंड आई थिंक सभी लोगों ने ऑलमोस्ट करेक्ट किया है। इज दिस क्लियर? ओके, एंड यहाँ पे देखो एक और डाउट है। ठीक है, देयर इज वन मोर डाउट। व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH? ठीक है, आई विल गिव यू 1 मिनट, फटाफट कोई से कंप्लीट करो। हालांकि ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, बट आई विल गिव यू 1 मिनट, फटाफट इसे कंप्लीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो आई हैव आंसर 4%। चलो ठीक है, सबका ही 4% आ रहा है, तो नाउ लेट्स चेक। अब देखो, अगर आपके पास, आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। 1 मोलर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर। ठीक है, एंड अगर आपके पास 1 मोल ऑफ NaOH है तो इसका मास कितना आएगा, 40 ग्राम्स, राइट। यहां तक तो क्लियर सभी को, राइट। अब इसके अलावा बाकी का कुछ नहीं, बस आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही निकालना है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस शुड बी इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखो, ये आपका आ जाएगा सिंपली 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 4%। ठीक है, जिसका डाउट था, इज दिस क्लियर? आगे बढ़े फिर। ओके, so today we are going to have we discussed mole fraction? हमने ये टर्म डिस्कस किया क्या, मोल फ्रैक्शन? नहीं, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है दैट इज काय। ठीक है, दिस इज CHI। ऑब्वियसली देख के आप बोलोगे ये x के तरह है, बट दिस इज नॉट x, दिस इज काय। ठीक है, हाउएवर अब आप इसके आगे जहां पर भी लिखोगे आप इसको एज x ही लिखो। ऑलराइट, नाउ मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले आप ये समझो कि मतलब क्या होता है। सपोज करो, सपोज करो कि आप और आपका फ्रेंड कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सपोज करो कि आप हो ए एंड आपका फ्रेंड बी, आप लोग दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। आपने लेट्स से कंट्रीब्यूट किया है, लेट्स से 20 रुपीज। ठीक है, एंड आपके फ्रेंड ने कंट्रीब्यूट किया है, लेट्स से 80 रुपीज। ऑलराइट, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, राइट। टोटल जो है वो आपका 100 रुपीज हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया। ठीक है, फ्रैक्शन में आपने कैसे निकाला, वेरी सिंपली, वॉट एवर इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉट एवर वॉज द टोटल। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन जो है, या यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आएगा या तो 20/100, बट आप इसको रेयरली इस फॉर्म में रखोगे, आप हमेशा इसको सिंप्लीफाई करोगे, और दिस इज 1/5। इज दिस क्लियर?
ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको आपके फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आपको वापस से 80/100 करने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन आप डायरेक्टली यहां से भी देख के बोल सकते हो। अगर आपका 1/5 है तो आपके फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? वेरी सिंपली 4/5। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सेम चीज आपके पास है A, B and C. Alright, you have A, B and C. A has contributed 2, B has contributed 3, C has contributed 5. ठीक है। तो A का contribution as a fraction कितना आएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट। A का जो है वो आपका आ जाएगा 2/10। अब यहाँ पे 10 का वैल्यू कैसे है? आपने सिंपली इन सभी को एड अप किया तो यहाँ पे आपका टोटल कितना है? टोटल आपका आया 10। तो A का contribution becomes 2/10, B का contribution becomes 3/10 and C का contribution becomes 5/10. Is this clear to everyone? ठीक है। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज 1/5, दिस इज 3/10 एंड दिस इज 1/2। ठीक है। अब देखो, अगेन मुझे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं या अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो तीनों का वैल्यू कितना आएगा? सम ऑफ ऑल दी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? राइट, सम ऑफ ऑल दी फ्रैक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी 1। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को ऐड कर रहा हूँ, फ्रैक्शन। सम ऑफ कंट्रीब्यूशन तो 10 आएगा, दैट इज करेक्ट। अगर आप सारे सम ऑफ फ्रैक्शंस करोगे या सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रैक्शन करोगे तो वो हमेशा कितना आएगा? वो हमेशा उसका वैल्यू आएगा 1। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी जो है, मोल फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली दिस। मोल फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली दिस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंपाउंड ए है एंड कंपाउंड बी है, आपके पास कंपाउंड ए है एंड कंपाउंड बी है। लेट्स से कि कंपाउंड ए के आपके पास है 2 मोल्स, ऑलराइट, एंड कंपाउंड बी के आपके पास है फॉर एग्जांपल 5 मोल्स, ऑलराइट। तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा बताओ? करेक्ट, या ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? वेरी सिंपल, 2/7। ठीक है। एंड बी का डायरेक्टली बता सकते हो कितना आएगा, बताओ? बी का आएगा 5/7। ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सा फॉर्मूला, शॉर्ट सा फॉर्मूला आप लिख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये एक्स नहीं है, ठीक है, दिस इज काई। बट अभी आप इसके आगे जितने भी नोट्स में लिखोगे आप एक्स की तरह लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस टर्म इज मोल फ्रैक्शन। या फिर अगर आप इसको x लिख रहे हो तो x ऑफ a विल बी इक्वल टू n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लो, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। अगर किसी का ऊपर का छूट गया तो बोल दो, मैं ऊपर में स्क्रॉल कर दूंगा। जब आपका t इज टोटल, t इज टोटल, जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो आप बता देना। सबने लिख लिया? x is mole fraction, x is mole fraction, but this is not exactly x, this is chi। ठीक है, इसको आप बोलते हो CHI। थोड़ा सा फैंसी सा x होता है ऐसा। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल। Let's take another simple example. You have P, Q and R. All right, you have P, Q and R. Let's say P का contribution, let's say P का contribution is 2, Q का contribution is 3, R का contribution is 2. What is the mole fraction of each? बताओ। सिंपल सा ही है, बहुत ही सिंपल सा है। करेक्ट। फर्स्ट वाला आपका आ जाएगा 2/7, राइट। सेकेंड वाला आपका आ जाएगा 3/7 एंड लास्ट वाला भी आपका आ जाएगा 2/7। वाई? बिकॉज हियर द टोटल इज 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो P का मोल फ्रैक्शन है विच विल बी रिप्रेजेंटेड एज XP, ठीक है, और काई P,
जो Q का contribution that is represented by XQ and जो R का contribution that is represented by XR. ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बार बार X बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो है वो स्पेशल सिंबल है. तो अब देखो, क्योंकि P का कंट्रीब्यूशन एंड R का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेम है. ठीक है, तो अगर कंट्रीब्यूशन सेम है, अगर कंट्रीब्यूशन सेम है तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू भी सेम ही आएगा. इज दिस क्लियर? Okay, and sum of all the mole fractions will be equal to, correct, sum of all the mole fractions will be equal to 1. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, ये भी आप मेंशन कर लो. ठीक है, sum of all the mole fractions can be written as xa plus xb is always equal to 1. अगर दो कंपोनेंट है तो, अगर और भी कंपोनेंट है तो xa plus xb plus xc and so on is equal to 1. तो इसी चीज को आप शॉर्ट में कैसे लिखते हो, summation of xy, sorry, summation of xi is equal to 1. ठीक है, where I starts from 1 up to n. ये तीनों पार्ट आप कंप्लीट कर लो. ये सिंबल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, what does this symbol represent? ठीक है, ये सिंबल जो है, करेक्ट, this symbol represents sum. Right, this symbol represents sum or total, correct. जब आपका कंप्लीट हो जाए तो बता दे रहा हूं. Okay, now let's take an example. सपोज करो कि आपके पास है CH4. ठीक है, CH4 is also called as, करेक्ट, CH4 is also called as methane, right? सपोज करो आपके पास मीथेन है एंड आपके पास हीलियम है. यू हैव मीथेन एंड यू हैव हीलियम. लेट्स से आपके पास मीथेन के हैं फॉर एग्जांपल 32 ग्राम्स, ऑलराइट, एंड आपके पास हीलियम का है लेट्स से 12 ग्राम्स. You have methane 32 grams, you have helium 12 grams. आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा. ठीक है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ ही गया है. देखो, आपको यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन. x जो है या काय जो है, दैट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन. तो यानी कि सबसे पहले आपको हमेशा मोल्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट. एंड आप मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो गिवन वेट है. आपको मोल्स निकालने के लिए और क्या चाहिए, आपको यहाँ पे मोलर मास चाहिए या मॉलिक्यूलर मास चाहिए. CH4 का मॉलिक्यूलर मास इज, करेक्ट, CH4 का मॉलिक्यूलर मास इज 16. हीलियम का, हीलियम का इट इज 4, राइट. तो अब देखो इसके मोल्स कितने आएंगे, मोल्स ऑफ CH4 इज, करेक्ट, moles of CH4 is 2. How many moles of He are present? Moles of He is 3. That makes it a total of 5, right? तो mole fraction of CH4 कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा. And mole fraction of He कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा. Is this clear to everyone? नोट कर लो. डन. कुछ नहीं, मैंने बोला बस नोट कर लो. या समझ में नहीं आया, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन?
अच्छा देखो, सो सी आपको दिया गया है CH4 इज 32 ग्राम्स, राइट, एंड आपको दिया गया है HE एज 12 ग्राम्स। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो मोल फ्रैक्शन है, और ये आपको क्या दिया हुआ है, ये तो आपको मास दिया गया है, राइट। तो आपको मास फ्रैक्शन नहीं निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑब्वियसली आप मास को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, लेकिन मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए n इज गिवन बाय W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो, आपको CH4, आपको CH4 का मॉलिक्यूलर मास पता है, दिस इज 16। ये कैसे आएगा, कार्बन हाइड्रोजन 4 बार, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 इंटू 4। उसी तरह से हीलियम He इज 2 एंड 4, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे आपने दोनों का मॉलिक्यूलर मास रखा, फिर मोल्स कैसे आएंगे, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। आप समझ में आया? तो यहाँ पे इसके मोल्स आ गए, यहाँ पे इसके मोल्स आ गए। इज दिस क्लियर ना? ओके, so let's take another example. Let's take another example. आपके पास है let's say H2 HE, क्या, रुको नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। आपके पास है H2 HE एंड लेट्स से O2। आपके पास है H2 HE एंड O2, ऑलराइट। आपके पास ये है लेट्स से 16 ग्राम्स, ये भी है लेट्स से 16 ग्राम्स, एंड आपके पास ये है लेट्स से 64 ग्राम्स, ऑलराइट। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। करो, सिंपल सा ही है। फोर बाई सेवन, टू बाई सेवन, वन बाई सेवन, 8/14, 4/14, 2/14, लेट्स सी। अच्छा ठीक है, डिवाइड करने पे वही आएगा, ठीक है। ओके लेट्स सी, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर ही लिया है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। फर्स्ट वाले केस में मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? करेक्ट, 2। सेकंड 4, करेक्ट। लास्ट 32, राइट। अब आप मुझे मोल्स बताओ। फर्स्ट वाले केस में मोल्स विल बी 8, सेकंड 4 एंड लास्ट 2, ठीक है। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 14, दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 14। तो यहाँ पे देखो आपका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, दिस विल बी 8/14, दिस विल बी 4/14 एंड दिस विल बी 2/14। अब आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस विल बी 4/7, दिस विल बी 2/7 एंड दिस विल बी 1/7। क्लियर टू एवरीवन? ओके, मैं आपको एक टेबल देता हूँ, ठीक है। ये टेबल आपको खुद से फिलअप करना है, ऑलराइट। ओके, लेट्स से कि दिस इज 10, ओके,
दिस इज 0.2 एंड दिस इज लेट्स से 0.4। ठीक है, जो भी वेकेंट है, जो भी वेकेंट है वो आपको भरना है। ठीक है, यानी कि आपको ए का ये पोर्शन, ए का ये पोर्शन, बी का ये पोर्शन टोटल एंड ये वाला पोर्शन। ठीक है, कंप्लीट करो। आप मुझे आंसर कैसे दोगे, आप पहले ये रो पूरा लिखना, फिर आप ये रो पूरा लिखना। ठीक है, ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। n is number of moles, n is number of moles। नो टेस्ट ऑन मंडे, आपका टेस्ट जो है आपको बता दिया जाएगा, जब भी आपका टेस्ट होगा यू विल बी टोल्ड। चलो ठीक है, विल चेक। डिस्कस करें। देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मोल फ्रैक्शन। सभी मोल फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू कितना आएगा बताओ, सभी मोल फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू विल बी 1। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा बताओ, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 0.4। आप हमेशा इसको इस तरह से ही फिलअप करो, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत ही फटाफट आएगा, विथ मिनिमम कैलकुलेशन आएगा। अब देखो, यहाँ पे 0.2 है तो वैल्यू 10 है, और अगर 0.4 हो गया तो फिर वैल्यू कितना हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे अगर ये चीज डबल हुआ तो आपका नेचुरली ये चीज भी जो है वो भी डबल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर भी 0.4 है, यहाँ पर भी 0.4 है, तो अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 20। इज एवरीबडी क्लियर? बेसिक मैथ्स है ये, एकदम स्टैंडर्ड 8 क्लास का मैथ्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, दिस टोटल इज 50। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आराम से हो जाएगा। हम्म, करो, हो जाएगा।
चेक करें। ओके बहुत ही सिंपल सा ये है। देखो सबसे पहले आपको एटलीस्ट इतना पता है कि मेरे पास x टोटल जो है, x टोटल कितना आएगा? करेक्ट, x टोटल जो है वो मेरे पास आएगा 1। अब देखो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ b बहुत इजीली आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव b एंड आई हैव द टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना आ गया? करेक्ट, 0.3 आ गया। सो 0.1 प्लस 0.3 मेक्स इट 0.4, 0.4 प्लस 0.2 0.6। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.4। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, अब तो देखो एकदम फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, 0.3 है तो 30 है, तो 0.2 होगा तो कितना आएगा? करेक्ट, 20 आएगा। ठीक है, सेम चीज 0.2 है तो 20 है, तो 0.4 है तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर ये चीज टोटल 100 है, ये टोटल कितना आ गया? 90 आ गया। सो दैट मेक्स इट 10। कुछ डिफिकल्ट लगा क्या अभी तक? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जांपल। okay, let's say you have same a b c d, then you have total. All right, this is moles, this is mole fraction. uh okay, this is 5, this is 5, this is let's say 20, this is 0.1, this is 0.4। ठीक है, बाकी का फिलअप करो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बाकी का फिलअप नहीं होगा। दिस इज 0.2। अब आप फिलअप करो। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे हो ही गया है। लेट्स चेक अगेन। अगेन देखो यहाँ पे आपका टोटलिंग टोटलिंग कितना आएगा? टोटल आएगा 1। ठीक है, टोटल जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे डी का कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी, डी का कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स, करेक्ट, डी का कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स 0.3। अब देखो कैलकुलेशन करने के 100 तरीके हैं, आप इसको किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन वे। आपका कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, डजंट मैटर, राइट। अब देखो अगर 0.1 है तो 5 है, तो अगर मैं इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको भी क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ ना। ठीक है, 0.1 है तो 5 है, तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों पार्ट को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट एक तरीका है सॉल्व करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? डबल किया, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रिपल किया, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है 15। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ ठीक है, सही तो है, 50 सही तो है। ठीक है, इज दिस क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है, बट आप कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा बट आप कर सकते हो, राइट। इक्वल अमाउंट ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ CH4 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट in a container. Equal amount of CH4 and O2 are present in a container. Find mole fraction of each। ठीक है, इक्वल अमाउंट का मतलब यहां पे मास है। ऑलराइट, ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाना चाहिए।
देखते हैं देखते हैं। चेक करें, चेक करें, आपको एक और मिनट चाहिए? ठीक है, टेक वन मोर मिनट, देन विल सॉल्व। ओके, लेट्स चेक। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको CH4 एंड आपको O2 दिया गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट यहाँ पे उसका मतलब है इक्वल मास, राइट। जब भी आपको इक्वल मास दे, यानी कि यहाँ पे आप x लोगे, यहाँ पर भी आप x लोगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपने CH4 लिया है 10, तो आप O2 भी लोगे 10। जो भी वैल्यू आपने CH4 का लिया है वही वैल्यू आप O2 का लोगे, ठीक है। यू कैन टेक इट एज अ वेरिएबल और यू कैन टेक इट एज अ वैल्यू, ठीक है। हम सारे तरीके एक बार कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि आपने वेट जो है दोनों का x एंड x लिया है, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने हो सकता है इस तरीके से सॉल्व किया होगा। देखो तो अब आप नेक्स्ट क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट सबको आता है विच इज 16। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 32, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ पे आपके पास मोल्स आएगा, यहाँ पे मोल्स आएगा x/16, यहाँ पे मोल्स आएगा x/32, ठीक है। दैट मेक्स इट दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 3x/32, यार है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2/3 आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/3 आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे 2/3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, x/16 डिवाइडेड बाई 3x डिवाइड बाई 32, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x/32 डिवाइडेड बाई 3x/32। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और दी अदर वे विच यू कैन डू इज, आप x लेने की जगह आप वैल्यू 100 ले लो। अगर आप सपोज करो वैल्यू 100 लेते हो, CH4 एंड O2, ठीक है, आपने वेट जो है फॉर एग्जांपल आपने लिया है 100। अगर आपने इसका 100 लिया है तो यहाँ पर भी आप 100 लोगे, ठीक है। अब देखो बाकी का सेम ही है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 32, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आएगा 100/16, यहाँ पे आएगा 100/32, ठीक है। टोटलिंग जो है वो सेम ही आएगा, टोटलिंग जो है वो आपका आएगा 3 × 100 डिवाइड बाई 32, ठीक है। फ्रैक्शन जो है आपका सेम वैल्यू आएगा, दिस विल बी 2/3, दिस विल आल्सो बी 1/3। हाँ ना, यहाँ तक तो समझ में आया सभी को। कुछ लोगों ने हो सकता है इस तरीके से सॉल्व किया होगा, कुछ लोगों ने जो है इस तरीके से सॉल्व किया होगा। बट इज दिस क्लियर सो फार? यस, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, आप ना ही इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, ना ही आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। देयर इज एन इजियर वे, ठीक है। हाउ वुड यू एक्चुअली सॉल्व इट? देखो आपके पास है CH4, आपके पास है O2, राइट। वेट आपको लेना है, आप कितना भी वेट ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वेट। तो वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों का मॉलिक्यूलर मास देखोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास इज 16, इसका मॉलिक्यूलर मास इज 32, ठीक है। आप दोनों का एलसीएम लोगे, 16 एंड 32 का एलसीएम कितना आएगा,
ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम वैल्यू क्यों लोगे? ठीक है, देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, दोनों का एलसीएम जो है वो आएगा 32। तो आप हमेशा दोनों का एलसीएम इसलिए लोगे क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इससे भी इजीली डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू जो है वो इससे भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा एलसीएम लोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हो सकता है कि 100 इजीली डिवाइड ना हो, यहाँ पे देखो आपका एक्स जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका इक्वेशन जो है वो हमेशा सिंपल आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, इन दिस केस हियर योर नाउ योर नंबर ऑफ मोल्स विल बी करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 3, एंड यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन आ गया 2/3, यहाँ पे आपका आ गया 1/3। ठीक है, आपका मेथड देखो करेक्ट। अगर आप में से किसी ने एलसीएम लिया तो दैट इज इवन बेटर। ठीक है, अगर आप एलसीएम करोगे आपका फॉर्मूला जो है वो हमेशा इजी रहेगा, या आपका कैलकुलेशन जो है हमेशा इजी रहेगा। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले यू शुड ऑलवेज फॉलो एलसीएम। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, अगर आपको कभी भी ऐसा मिले इक्वल अमाउंट्स कहीं पर भी, अगर आपको फिजिक्स में मिले, मैथ्स में मिले, केमिस्ट्री में मिले, ऑलवेज गो फॉर दी एलसीएम, क्योंकि एलसीएम से सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो सिंस यू आर डन लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी होगा बट अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यू हैव इक्वल अमाउंट्स, you have equal amounts of, ठीक है, H2, He and let's say CH4। ठीक है, H2, He and CH4, question exactly same, you have to find out the mole fraction। करो, अब आपको मेथड समझ में आ गया है, ट्राई करो। इक्वल अमाउंट का मतलब यहां पर भी मास ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ ही गया है। सिंपल ही है, देखो सबका आप मॉलिक्यूलर वेट लिखते जाओ। ठीक है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट विल बी, बहुत डिफिकल्ट, H2 का मॉलिक्यूलर वेट इज 2, He का मॉलिक्यूलर वेट 4, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16, तीनों का एलसीएम विल बी, तीनों का एलसीएम विल बी 16। तो आप यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पर भी, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 8, दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 13। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/13, 4/13 एंड 1/13। इज दिस क्लियर? क्लियर, यस, नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मेथड जो है सेम ही रहेगा, क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, इक्वल अमाउंट आपको गिवन है, आपको सेम मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट? एंड इन दिस केस इक्वल अमाउंट्स ऑफ H2, He, CH4, O2 एंड SO2। ठीक है, ये सारे आपको दिए गए हैं। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। आप पहला वाला ही करेक्ट कर दो, बाकी सारे अपने आप ही करेक्ट आ जाएंगे। अगर आपने पहला वाला सही किया तो बाकी सारे अपने आप ही सही आ जाएंगे।
सबका आ ही गया है, चलो चेक करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, सबका आ गया, लेट्स चेक। सेम कॉन्सेप्ट, वेट आप बाद में देखोगे, ठीक है। मॉलिकुलर वेट सबसे पहले 2 4 16 32 64, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन जो है वो 64 आएगा। 64 64 64 64 64, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 32, ठीक है। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ, दिस इज 48 52 54 55, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वैल्यू अगर 32/55 आ गया है तो बाकी सारे वैसे भी करेक्ट आ ही जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो वील टेक अ क्विक ब्रेक। मेरे वॉच में भी 1:02 हो रहा है। विल स्टार्ट अगेन एट 1:10, ठीक है। विल रिज्यूम अगेन एट 1:10।
Alright, so I hope every one of you is back and let's start. अच्छा, किसी का डाउट है बोलो, what's your doubt? बोलो, what is your doubt? Okay, एक ही तो बात है, तो यहाँ पे थोड़ी ना कम था, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ऑलरेडी इन 5 कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड्स तक भी नहीं आता, एट मैक्स 3 कंपाउंड्स ही पूछा रहता है। कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड। देखो यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, अभी तक हमने जो एग्जांपल किया वहां पे हर जगह हमने जो वर्ड यूज किया दैट वाज इक्वल, सॉरी दैट वाज इक्वल अमाउंट। अब इक्वल अमाउंट का मतलब जो है, इक्वल अमाउंट दोनों हो सकता है। इक्वल अमाउंट कैन आइदर बी इन टर्म्स ऑफ मास, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, और इक्वल अमाउंट कैन आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, हाउएवर हाउएवर जब भी आपको इक्वल अमाउंट दे रहे तो उसका जनरली मतलब मास ही होता है। अगर वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कहना चाहता है तो वैसे केस में वो जनरली बोलता है इक्वी मोलर। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट कैन रेफर टू बोथ ऑफ दीज, हाउएवर इट जनरली मींस मास। इफ इट वांट्स टू से इक्वल नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे केस में वर्ड जो है वो इक्वी मोलर आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपके पास है ए बी एंड सी, ठीक है, दे आर इक्वी मोलर, दे आर इक्वी मोलर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप तीनों के मोल्स डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इसका मोल्स जो है एक्स अज्यूम किया तो फिर बी का कितना आएगा? ठीक है, बी का भी एक्स आएगा एंड सी का भी एक्स आएगा, राइट। तो अगर आपको इक्वी मोलर दिया है यानी कि अब आप डायरेक्टली इनके मोल्स जो है वो आप अज्यूम कर सकते हो। हाउएवर अब यहाँ पे और एक्स अज्यूम करना समझदारी नहीं है, यहाँ पे बेस्ट होगा कि आप डायरेक्टली 1 1 1 ही अज्यूम करो। ठीक है, तो अगर आप 1 1 1 अज्यूम करते हो तो देखो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, टोटल कितना आएगा? टोटल विल बी 3। ठीक है, एंड यहाँ पे हर एक का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3, 1/3 एंड 1/3। इज दिस क्लियर? तो अगर आपको इक्वल अमाउंट दे तो आप एलसीएम से प्रोसीड करो, एंड अगर आपको इक्वी मोलर दे दे तब तो आपको ऑलरेडी आंसर दे ही दिया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला एग्जांपल था आपको दिया गया था, यू हैड H2 He CH4O2 एंड SO2। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था इक्वल अमाउंट। अगर सपोज करो इंस्टेड अगर आपको देता इक्वी मोलर, अब वैल्यू क्या आता बताओ? करेक्ट, अब तो सिंपल है, अब क्योंकि सबका इक्वल अमाउंट है, अब क्योंकि सबका इक्वल अमाउंट है, आप इसको मान लो इसको मान लो, दिस इज वन दिस इज वन एंड दिस इज वन, टोटल इज 5। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा 1/5। क्लियर? ओके, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, राइट। ये नोट कर लेना सभी ने, आगे बढ़े। Okay, so now the next term that we are going to discuss, the next term that we are going to discuss is strength। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी सिंपल। स्ट्रेंथ को आप कैसे डिफाइन करते हो? स्ट्रेंथ इज सिंपली डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे द यूनिट इज ग्राम पर लीटर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल if let's say if let's say 10 gram of solute, if 10 gram of solute is dissolved in 2 liters,
ऑफ सोल्यूशन, तो इसका स्ट्रेंथ क्या आएगा बताओ? 10 grams of solute is dissolved in 2 liters of solution, then its strength will be very simply, यहाँ पे देखो आप स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू डालते रहो, ठीक है। स्ट्रेंथ इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट आपने लिया है 10 ग्राम्स, सोल्यूशन आपने लिया है 2 लीटर्स, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा 5 ग्राम पर लीटर। इज दिस क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो, ग्राम पर लीटर ही आएगा इसका यूनिट। नोट कर लो। मतलब ग्राम पर लीटर से ही होता है वो, जैसे मोलारिटी का कैपिटल एम था, इसको आप ग्राम पर लीटर से ही करते हो। नो सिंबल, ग्राम पर लीटर। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ही बोला जाएगा। नहीं है, इसका कोई सिंबल नहीं है। डन, सबने कॉपी कर लिया? ओके, ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करो। ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करो, ठीक है। लेट्स से यू हैव 20%, 20% weight by volume aqueous NaOH solution, ठीक है। फाइंड आउट इट्स स्ट्रेंथ। सिंपल ही है, फटाफट हो जाएगा, करो। इनफैक्ट शायद किसी का आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, मेरे पास अब तक दो ऑप्शन आए हैं। वन इज 2 ग्राम पर लीटर, द अदर इज 200 ग्राम पर लीटर। चेक करें, ठीक है, मुझे लग रहा है सबका हो गया है। चेक करते हैं, देखो 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब तो मैं बोल बोल के भी थक गया हूँ। इसका मतलब क्या आएगा? 20 ग्राम्स इन 100 ml, राइट? अब तो हो गया। स्ट्रेंथ इज वेट बाय वॉल्यूम, वेट इन ग्राम्स दैट इज 20 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 100 ml लीटर्स में कितना आएगा? करेक्ट, 0.1 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 200 ग्राम पर लीटर। इज एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है। You have to find out the strength. Okay, you have to find out the strength given uh, given 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 3 point नहीं 3 point नहीं 7.3% HCl, ठीक है। 7.3% aqueous HCl, 7.3।
ये भी सिंपल ही सवाल है। ठीक है, ये भी सिंपल ही सवाल है। जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। सो इन दिस केस इट विल बी 7.3 ग्राम्स इन 100 ml। एग्जैक्ट सेम चीज है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। वेट इज 7.3, वॉल्यूम इज 0.1, दैट मेक्स इट 73 ग्राम पर लीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है बट आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बट आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको सेम निकालना है, आपको निकालना है स्ट्रेंथ। आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों से हो ही गया है। देखो, मैक्सिमम लोगों से हो ही गया है। वेरी सिंपल, 2 मोलर यानी कि 2 मोल्स इन 1 लीटर, 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो इसका मास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सो 80 ग्राम्स इन 1 लीटर, बस हो तो गया। तो आपका स्ट्रेंथ क्या आ गया, दिस विल बी 80 ग्राम पर लीटर। ऑलराइट, अच्छा, तो अगर आपको स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी को रिलेट करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। अगर आपको स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी को रिलेट करना है, क्या फॉर्मूला आएगा, आप ट्राई करो एक बार। You have to relate strength and molarity. करेक्ट, देखो लोगों ने बता भी दिया। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मैं मोलैरिटी के साइड से जा रहा हूँ। ऑलराइट, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम एंड मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म जो है वो वैसे का वैसे है। ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एन को जो है, एन को मैंने एक्सपैंड किया। ठीक है, समझ में आया ना सभी को। तो अब ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में इसको एस लिखते नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बट आप इसको पूरा लिखोगे स्ट्रेंथ। तो आपका क्या आ गया, देखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मोलैरिटी से स्टार्ट किया। मोलैरिटी का फॉर्मूला MM इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। राइट, अब मोल्स को आप क्या लिखते हो, मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। यहां तक तो समझ में आया। एंड वॉल्यूम का टर्म जो है वो वैसे का वैसे। समझ में आया नहीं आया।
ठीक है, तो अब आपका वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम इज स्ट्रेंथ। तो देखो, वेट बाय वॉल्यूम इज स्ट्रेंथ, तो वेट बाय वॉल्यूम या स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपने बस मॉलिक्यूलर मास को इस साइड भेज दिया। ओके, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। Okay, so just two questions for you, then we'll wrap up this class. Just two questions for you. All right. Question number one. Question number one. What is the strength? What is the strength of what is the strength of m by two Na2SO4? ठीक है, this is question number one. Question number two. What is the molarity of a glucose solution? What is the molarity of a glucose solution having strength is equal to 7.2 gram per liter? ठीक है, टू क्वेश्चंस फटाफट खत्म करो एंड वी विल रैप अप दिस क्लास. ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, चेक कर लेते हैं. What is the strength of m by 2 Na2SO4? ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? सोडियम इज 23 इंटू 2. अगर आपको SO4 पार्ट ध्यान में है तो ये आता है 96. ध्यान में तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है. तो ये आपका इन टोटल आता है 142. ठीक है, मुझे ये चीज याद है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो बिग डील. तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, that is 1 by 2 into 142, that makes it 71 gram per liter. Clear? Clear? Yes, no? Yes, ठीक है. नेक्स्ट वाला ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का तो आपको मॉलिक्यूलर मास याद हो गया है, दिस इज 180. आपको निकालना है मोलैरिटी. मोलैरिटी इज स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपका आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 180, दैट मेक्स इट 0.04. 0.04 ही आएगा ना? हाँ, ग्राम पर लीटर. क्लियर? ठीक है, सो विद दिस वी विल एंड आवर क्लास फॉर टुडे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मंडे को कोई एग्जाम नहीं है. एंड अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस केमिस्ट्री, यू कैन स्टार्ट एनसीईआरटी. ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. मोलैरिटी का यूनिट इज एम. सही, सॉरी मैंने गलत कर दिया. मोलैरिटी का यूनिट इज एम. हाँ ठीक तो है. अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया. यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. ठीक है,
अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आप चाहे तो उसके पीछे का क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर देयर आर स्टिल अ फ्यू टर्म्स दैट आई हैव टू डिस्कस, जैसे मोलालिटी आई हैव टू डिस्कस, पीपीएम, पीपीबी, इंटीग्रेशन, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने जितना पढ़ा दिया है आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रीड एनसीईआरटी। ठीक है, बट अभी भी और भी काफी कॉन्सेप्ट्स बाकी है। ठीक है, so if there's nothing else you can exit the session. Thank you class.